ये एक बरसात भरी शाम थी। शहर की हलचल से दूर एक शांत गांव में शाम का सन्नाटा छा गया था। हवा में गीली मिट्टी की एक तेज सूंधी खुशबू थी जो मन को सुकून दे रही थी। गांव के पुराने क्लब घर की टिन की छत पर बारिश की बूंदें टपटपाकर एक अजीब धुन पैदा कर रही थी। लकड़ी की खिड़कियों से बाहर का अंधेरा धुंधला दिख रहा था। अंदर एक जंग लगी पीतल की लालटेन टिमटिमा कर अपनी धीमी रोशनी बिखेर रही थी, मानो अतीत की कोई धुंधली याद हो। आज अगर शंकरदा ने कहानी नहीं सुनाई तो सच कहता हूँ ये शाम बेकार हो जाएगी। हाँ यार, भैया की कहानियों में क्या कशिश है। सुनते ही ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो। मैं तो मन ही मन में भैया के साथ उनके गांव चला जाता हूँ। चुप, लाठी की आवाज सुनाई दे रही है। दादा आ रहे हैं। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर शंकरदा अंदर आए। उन्होंने सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ था जो उनके सफेद बालों के साथ मेल खा रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो सिर्फ अनुभव की रोशनी में चमक रही थी। क्या हाल है सबका? भैया, अगर आप नहीं आते तो हमें मजा कैसे आता? हाँ। अच्छा। ये लीजिए भैया आपकी चाय। भैया आज मौसम बहुत डरावना है। हाँ, तभी तो आज रास्ते में आते हुए सोचा तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिसे जब भी मैं याद करता हूं तो मेरे शरीर के हर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की बात याद करके आज भी मैं सो नहीं पाता। तभी बाहर आसमान से एक बिजली कड़की। एक पल में पूरा कमरा सफेद रोशनी से जगमगा उठा और फिर गहरे अंधेरे में डूब गया। तब मेरी उम्र 25 साल थी। मैं एक सरकारी सर्वे ऑफिसर के तौर पर गांव-गांव घूमता था। मेरा काम काफी दिलचस्प था लेकिन अक्सर थका देने वाला होता था। उस दिन मैं चौधरीपुर गांव पहुंचा। ये एक ऐसी जगह थी जहां आधुनिकता की कोई निशानी नहीं थी। समय मानो सदियों से रुका हुआ था। गांव में कदम रखते ही मुझे लगा मैंने किसी और दुनिया में कदम रखा हो। कच्ची मिट्टी के रास्ते थे और दोनों ओर घने बांस के जंगल। साल और महुआ के पेड़ थे जो मानो गांव को प्यार से ढके हुए थे। मिट्टी के घर एक के बाद एक थे। कुछ झोपड़ियों के पास साल के पत्तों की थालियां उल्टी रखी हुई थी। उन दिनों बैलगाड़ी के अलावा किसी और गाड़ी का कोई निशान नहीं था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी जो शहर की शोर शराबे के आदी मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि गांव के मुखिया कुछ गांव वालों के साथ मेरा स्वागत करने आए। आइए आइए शंकर बाबू, चौधरीपुर में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आप मुखिया जी हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मुखिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। बाबू, तो आप यहाँ अकेले रहेंगे? हाँ, मुझे अकेले ही रहना होगा। मैं अकेला आदमी हूँ। मुझे इसकी आदत हो गई है। क्यों, क्या मेरे रहने का इंतजाम नहीं हुआ है? नहीं नहीं, आपके रहने के लिए यह खाली घर है। लेकिन क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। वो मुझे एक पुराने घर की ओर ले गए। घर देखकर लगा कि ये बहुत पुराना था और शायद कुछ सालों से खाली पड़ा था। अंदर जाकर मैंने देखा कि दीवारें सीलन भरी थीं और ऊपर कड़ी लकड़ी की छत थी। मैं कुछ देर तक घर के चारों ओर देखता रहा। क्या चलेगा ना? क्यों नहीं, बहुत बढ़िया चलेगा। उम्मीद है कि बरसात के दिनों में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ,
उम्मीद है सब ठीक रहेगा। लेकिन सुनिए बाबू, शाम के बाद कभी भी बाहर मत निकलिएगा। खासकर उस शमशान की तरफ भूल कर भी मत जाइएगा। क्यों? उस तरफ क्या है मुखिया जी? चोर डाकुओं का डर है क्या? वहां जो है बाबू, उन्हें आप निशाचर कह सकते हैं। हालांकि वे दिन में नहीं दिखते, लेकिन रात में वे अपना काम कर लेते हैं। मैंने इस बात को गांव का अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तब मुझे यह एहसास नहीं था कि उस गांव की मिट्टी मेरे लिए एक भयानक सच छिपाए हुए थी। अगले दिन के समय चौधरीपुर गांव एक रंगीन पोस्टकार्ड की तस्वीर जैसा लग रहा था। बच्चे तालाब के किनारे कूद रहे थे और उनकी हंसी से हवा गूंज रही थी। महिलाएं माथे पर सिंदूर लगाकर, सिर पर पानी का घड़ा रखकर झुंड में घर लौट रही थीं। दोपहर में किसान अपने खेतों में कमर तक डूबे काम कर रहे थे और उनके मुंह से बाउल संगीत की धुनें आ रही थीं। पूरा गांव तब जीवन और उत्साह से भरपूर था। लेकिन जैसे ही शाम होती, ये खूबसूरत गांव एक अजीब सी खामोशी और धुंध से लिपटे एक अलग रूप में आ जाता था। दुकानें बंद हो जाती थीं और घरों की लालटेनें एक एक करके बुझ जाती थीं। यहां तक कि गांव के कुत्ते भी भौंकने की हिम्मत नहीं करते थे, मानो वे भी किसी अनजाने डर से चुप रहते थे। एक दिन काम करते करते काफी देर हो गई। कागजात समेटते समेटते रात के 9:30 बज गए थे। मैंने आलू भात और अंडे का भुजिया खाया, जिससे दिन भर की थकान मिट गई। खाने के बाद मैं तकिया लगाकर लेट गया। खिड़की के छेद से आसमान दिख रहा था। बाहर आसमान बहुत घना था और तारों का कोई नामो निशान नहीं था। तेज हवा सामने के बांस के जंगल को जोर से हिला रही थी, जिसकी सरसराहट की आवाज मेरे मन में डर पैदा कर रही थी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, जो कुछ बूंदों से दिख रही थी, जिसमें मुझे रोशनी का कोई निशान नहीं मिला। मैंने समझा कि गांव वाले अब गहरी नींद में थे। मैं भी ये सब देखते देखते लगभग ऊँघने लगा था। अचानक मेरे कानों में रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे दूर से किसी के दबे हुए दर्द की आवाज हो। क्या ये हवा की आवाज है? नहीं, या ये मेरा वहम है? इतनी रात को कौन रो रहा है? मैंने खिड़की के छेद से झांका और मेरी नजर एक जगह पर रुक गई। शमशान की तरफ से एक सफेद साड़ी में एक लड़की धीरे धीरे आ रही थी। इस गहरे अंधेरे में भी मुझे साफ दिख रहा था कि उसकी आंखों में एक अजीब सी नजर थी, करुणा और गहरे दर्द से भरी हो। उसका चेहरा बहुत पीला था और उसके होंठ सूखे थे। लड़की के चलने का तरीका सामान्य नहीं था। मैंने एक पल भी हिचकिचाए बिना छाता लेकर बाहर निकला। मेरी इंसानियत मुझे घर में रुकने नहीं दे सकती। कौन हो तुम? इतनी रात को इस बारिश में अकेले कहां जा रही हो? लड़की ने रोना बंद किया और कुछ देर चुपचाप मेरी तरफ देखा। मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरे पिता वहां बहुत लाचार हालत में पड़े हैं। कोई मदद नहीं कर रहा है। उसकी आवाज में ऐसी लाचारी थी कि मैं एक पल भी पीछे नहीं हट पाया।
मुझे लगा कि अगर मैंने इस लड़की की मदद नहीं की तो शायद मैं हमेशा के लिए अपने ज़मीर में दोषी रहूंगा। क्या तुम्हारे पिता को कोई बीमारी है? आप जल्दी चलिए, सब समझ जाएंगे। मैंने कुछ और सोचे बिना उसके साथ चलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे अंदर का एक अनजाना डर मुझे लगातार चेतावनी दे रहा था। हम लगभग 5 मिनट तक चले। तालाब के किनारे की पतली टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर जाते हुए मुझे लगा कि ये शमशान की तरफ जाने वाली सड़क है। रास्ता इतना सुनसान और अंधेरा था कि मुझे लगा मानो मैं दुनिया के आखिरी छोर पर आ गया हूं। चारों ओर एक सड़ी हुई फूलों की बदबू, पुरानी चिता की राख और अगरबत्ती की गंध हवा में मिलकर एक अजीब बेचैनी वाला माहौल बना रही थी। पास का बांस का जंगल तेज हवा में हिल रहा था और उसकी सरसराहट की आवाज से किसी अदृश्य आत्मा की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। दूर से सियार की एक सी आवाज सुनकर मैं अचानक चौंक गए। लड़की मुझसे थोड़ा आगे धीरे धीरे चल रही थी। उसके गीले बालों से टप टप पानी गिर रहा था और उसके पैरों में पायल की हल्की आवाज हवा में सुनाई दे रही थी, जिससे मेरी धड़कन और बढ़ गई। रास्ते में एक पुराना तालाब आया। उसके किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसे देखकर लगा कि यह बहुत पुराना है। पेड़ पर लाल धागा बंधा हुआ था और उसके नीचे टूटे हुए मिट्टी के दीपक पड़े थे। यह सब देखकर मेरा डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अचानक एक फुसफुसाहट की आवाज से मैं पीछे मुड़ा। मुझे लगा कोई या कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे। एक अदृश्य मौजूदगी हम पर पैनी नजर रख रही थी। आखिरकार हम एक टूटे हुए घाट के पास पहुंचे। अंधेरे और धुंध से ढकी उस जगह पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसके गले पर एक गहरा कट का निशान था, जिससे सूखा हुआ खून बह रहा था। उस भयानक दृश्य को देखकर मेरा दिल कांप गया। ये क्या? ये तो एक लाश है। तुमने तो कहा था। ये कहकर मैं लड़की की तरफ मुड़ा तो देखा कि वो वहां नहीं थी। अरे तुम कहां गई? जब मुझे वो लड़की कहीं नहीं दिखी तो मेरा खून सूख गया। कहीं कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। मैं घर की ओर मुड़ने ही वाला था कि किसी के ठंडे बर्फ जैसे हाथ ने मेरे कंधे पर आकर रख दिया। मेरा पूरा शरीर एक पल में जम गया। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मैंने देखा कि वो लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका रूप पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। उसके होंठ नीले थे और उसके चेहरे पर एक विकृत भयानक हंसी थी, जो किसी सामान्य इंसान के चेहरे पर संभव नहीं थी। बारिश में भीगे बाल अब हवा में बुरी तरह उड़ रहे थे। मेरे पिता का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। मैंने कितने लोगों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। क्या तुम ये काम करोगे? चारों ओर तब एक अजीब सा कोहरा छा गया था। उसी के बीच कुछ काली परछाइयां इधर उधर घूम रही थी। अचानक मुझे एक रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना सुनाई दिया। पिता के साथ है अब सफरिया। मैंने देखा कि वही लड़की अपने मृत पिता का सिर अपनी गोद में रखकर एक डरावना गाना गा रही थी।
उस धुन में मानो सैकड़ों मृत आत्माओं का दबा हुआ रोना और हाहाकार मिला हुआ था। धुन दिल को छूने वाली थी, लेकिन उसमें एक गहरा दुख भी था जो मेरे दिल पर जोर से चोट कर रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं अपने पैर हिला नहीं पा रहा था। मेरा शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया था। मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। मैं एक भयानक बुरे सपने में फंस गया था जिससे कोई मुक्ति नहीं थी। मुझे सुनाई दिया, हमारा संस्कार नहीं हुआ है। हमें मुक्ति चाहिए। हमारी आत्मा इस शमशान की मिट्टी में फंसी हुई है। सैकड़ों आवाजों की वो चीख मुझे पागल कर रही थी। मैं महसूस कर सका कि वे अतृप्त आत्माएं मेरी तरफ बढ़ रही थीं और डर और आतंक से मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं शमशान की गीली मिट्टी पर लेटा हुआ था। मेरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, मानो मैं बहुत देर से ठंड में पड़ा था। आसपास कोई नहीं था, न वो लड़की, न बूढ़े की लाश, न कोई परछाई। सिर्फ जली हुई लकड़ी और राख की गंध थी जो पिछली रात की भयानक घटना की खामोश गवाह थी। सुबह की धुंधली रोशनी में शमशान फिर से सुनसान और शांत लग रहा था, जैसे पिछली रात कोई घटना हुई ही ना हो। मैं जैसे तैसे उठकर गांव की सड़क पर वापस लौट रहा था। कुछ गांव वालों ने मुझे उस रास्ते से लौटते देखा और वे चौंक गए। मैंने उन्हें कांपती हुई आवाज में पूरी घटना बताई। उनमें से एक बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम सच कह रहे हो? एक बूढ़ा और एक लड़की? उन्होंने इस बात पर अविश्वास नहीं किया। मुझे पता चला कि 10 साल पहले डाकुओं के एक गिरोह ने उस बूढ़े को मारकर शमशान में फेंक दिया था। उन्होंने उसकी सारी संपत्ति लूट ली थी। उस बूढ़े की एक बेटी थी जो अपने पिता को बचा नहीं पाई थी। डाकुओं से खुद को बचाने के लिए उस रात लड़की ने नदी में कूदकर जान दे दी थी। उन दोनों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ था। गांव वाले डाकुओं के डर से पास भी नहीं गए थे। तब से उन रातों में शमशान से उनके रोने की आवाजें सुनाई देती थीं और कई बार उनकी आत्माएं मदद मांगती थीं। गांव वालों की बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे लगा मैं सिर्फ इस घटना का गवाह नहीं था, बल्कि मैंने उन अतृप्त आत्माओं का दर्द महसूस किया था।